नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात हमारे और आपके धन की बात। साथ में है राजीव दुबे, बिजनेस टुडे के संपादक। खास मेहमान अमूमन अंशुमान तिवारी हमारे साथ होते हैं, नहीं है कहीं किन्हीं वजहों से। अर्थात में और सारी बातचीत में जाने के पहले हम बता दें, इंडिया टुडे हिंदी का अंक हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं अर्थात में। इस बार है मोदी का ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प के आने से मोदी और ट्रम्प में के जो रिलेशंस हैं, इस बार इंडिया टुडे का हिंदी का अंक है। और उसके बाद जो अर्थात जो सेक्शन जिस पर हम अक्सर बात करते हैं वो डिजिटल इंडिया का है। सर, बड़ा सुनने में आ रहा था कि वो एयरटेल और दुनिया भर का वोडाफोन आइडिया की मर्जर होगा, उस मर्जर के बाद बचने की बातें हो रही थी, फिर डिनायल आया। अब तो जो एजीआर चुकाने के बाद कंपनियों की हालत खराब है, तो बचेगा डिजिटल इंडिया, इस पर अर्थात है। और अर्थात का ये जो इस बार का हम अंक है, हम दो बड़ी खबरों की ओर लेकर जा रहे हैं। पहला सेक्शन होगा हमारा सेंसेक्स और दूसरा जीडीपी। दोनों में ही कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। सर, सेंसेक्स की खबर करें। जैसे ये आज शो हम शूट कर रहे हैं और ये संडे को हमारे दर्शक देख रहे हैं, और आज के दिन ही 1400 पॉइंट गिरा है सेंसेक्स जी। सर, क्या है, कहानी क्या है? देखिए, आज का सेंसेक्स गिरने की सिर्फ एक ही वजह है, एक ही मेजर वजह है, और वो है कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में जो गिराव आया है, स्पेशली यूएस से शुरू हुआ। यूएस में 2020 का सबसे बड़ा फॉल हुआ, फिर एशियन कंट्रीज़ में हुआ, और फिर इंडिया में जैसे मार्केट्स खुले तो उसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली दिखा। 1100 पॉइंट नीचे गिरा, और उसके बाद क्लोज़ हुआ ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट, 1450 पॉइंट नीचे गिरा है। और ये अभी तक 2 बार मेजर ड्रॉप हो चुका है एक हफ्ते के अंदर। तो एक हफ्ते के अंदर 2500 पॉइंट के करीब, 2400-2500 पॉइंट के करीब गिर चुका है सेंसेक्स। और टोटल जो वैल्यू का लॉस है 12 से 13 लाख करोड़ का वैल्यू का लॉस, इरोजन हुआ है मार्केट्स में। भारतीय मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये बहुत ही मेजर इरोजन है स्टॉक मार्केट का, और इसकी मेन वजह जो है और कोरोना वायरस की है, कोरोना वायरस से रिलेटेड है। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसा लगने लगा था कि आपका ये कंट्रोल में आने वाला है, तो जो नए केसेस आ रहे थे उसमें ड्रॉप नज़र आ रहा था, और डेथ्स, कोरोना वायरस के लिए जो डिक्लेयर्ड डेथ्स हैं उनमें भी थोड़ा सुधार नज़र आ रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन में सडनली चाइना में शूट अप हुआ। दोनों दिन कोरोना वायरस के नए केसेस में इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद जो चेन रिएक्शन हुआ उसका, जैसे इटली में लॉकडाउन हुआ सिटीज़ का, उसके बाद यूएस में कैलिफोर्निया में बहुत मेजर उसका इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद कोरिया में आज जो ह्युंडई के एक प्लांट में उन्होंने कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव पाया गया, तो उसके बाद प्लांट बंद कर दिया ह्युंडई ने। ऐसे ही जापान ने कल अपने स्कूल्स बंद कर दिए नेशनली। अभी यूके प्लान कर रहा है कि वो अपने स्कूल्स बंद कर देगा। अच्छा। तो अगर ऐसा स्प्रेड नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर होता है, तो जो सबसे बड़ी इसमें समस्या ये मानी जा रही है कि अगर आपका चाइना से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में उसका असर नज़र आया, और उसके बाद भारत में भी असर नज़र आया। अच्छा सर, लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे आप कई देशों का एग्जांपल बता रहे थे, नाइजीरिया एक पॉपुलस कंट्री है जी, वहाँ पर भी केसेस आ रहे हैं। वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट तो लिख रहे थे कि अब वहाँ पे तो अगर ब्रेक होता है, आउटब्रेक होता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्तर पे होगा, क्योंकि डेंस है वहाँ की पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं। तो सर, लोग जानना चाह रहे हैं, जैसे किसी देश में कोरोना वायरस की स्थिति आती है, लोग मर रहे हैं, कई बार हम देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु पर का जो काउंट है उस पर भी काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, कवर अप के आरोप लगते हैं चीन पर कि चाइना बॉडी जला रहा है, ऐसी बातें हो रही है। लेकिन इन सब से मार्केट कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं। देखिए, तो बहुत सिंपल है। अगर जैसे
कोई भी देश आजकल के ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी देश इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस या अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकता। ठीक है। तो अगर आपकी इकोनॉमी जैसे नाइजीरिया में या किसी भी अफ्रीकन कंट्री में अगर कोई इकोनॉमी है तो वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। मेनी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने भी है ज़्यादातर ऑयल का एक्सपोर्ट होता है और बाकी सब चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से। और दुनिया भर का जो भी इंपोर्ट होता है उसका चाइना बहुत बड़े हिस्सेदार है। 15-16% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है। तो चाइना से अगर आपका एक्सपोर्ट्स बंद हो जाते हैं और सारे देशों में और ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए भारत में एक कार बन रही है जो अफ्रीका में एक्सपोर्ट होनी है इवेंचुअली, या एक बाइक बन रही है जो यूरोप में एक्सपोर्ट होनी है, या फिर एक यहाँ टेलीविज़न सेट बन रहा है जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री में कहीं एक्सपोर्ट होना है। तो उसका अगर कंपोनेंट चाइना से नहीं आता है तो वहाँ तो भारत से वो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। भारत से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वो किसी और दुनिया के किसी देश में जाएगा कैसे। इसी तरह टेक्सटाइल्स में, एग्रोकेमिकल्स में, फार्मा की इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसका चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में। उसकी तो बात में चलिए तो वुहान में ही सबसे ज़्यादा दवाइयों के रॉ मटेरियल। एग्जैक्टली। और एग्रोकेमिकल हुआ, आपका ऑटो कंपोनेंट्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हुए उनके कंपोनेंट्स और उनके पार्ट्स। तो ये ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें चाइना की हिस्सेदारी नहीं है। वहाँ अगर आप कोई केटल यूज़ करते हैं तो उसमें वो चाइना में बना हुआ है, अगर आप घड़ी यूज़ करते हैं वो चाइना में बनी हुई है, या तो बनी हुई है या उसके कंपोनेंट चाइना से आए हैं। तो इस वजह से मान लीजिए चाइना के जितने भी पोर्ट्स को बंद किया गया है और बाकी देशों ने काफ़ी इंपोर्ट करना चाइना से बंद कर दिया, क्योंकि इसी डर से कि उसके जो सरफेस एरिया है, मान लीजिए कोई आप एक इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, उस सरफेस एरिया पर वायरस छूटा हुआ है और वो पूरे ट्रांसपोर्ट के टाइम, देखिए जो कोरोना वायरस है वो 4 और 6 डिग्री से नीचे जितने भी टेम्परेचर रहता है उसमें अच्छी तरह फलता फूलता है, बहुत फ्लरिश करता है। तो इसी वजह से ये लोग उम्मीद जता रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ समर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है भारत में और इस एरिया में समर शुरू हो चुकी है। तो जब तक कोई भी अगर सरफेस पे है तो वो मर जाएगा वायरस। इसी वजह से लोग सोच रहे थे कि अफ्रीका में वायरस का एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन जो आपने देखा आज नाइजीरिया में और अफ्रीका में भी अब कोरोना वायरस दिखने लग रहा है और उसके पॉजिटिव केसेस नज़र आ रहे हैं। तो इससे पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। तो ये एक तो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बिजनेस का अफेक्ट का जैसा मैंने अपनाया, पूरे दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, ग्लोबल ट्रेड ही पूरा तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर आपने जैसे भारत में इतने सप्लायर्स हैं, वो किसी ताइवान में अपने मैन्युफैक्चरर को पूछ रहे हैं कि भैया आप ये सप्लाई कर सकते हैं क्या ये कंपोनेंट, कोई कोरिया में पूछ रहा है, कोई मलेशिया में पूछ रहा है, कोई इंडोनेशिया में पूछ रहा है। तो हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं उन्होंने इन एंटिसिपेशन इन कंट्रीज़ में जो भी वो कंपोनेंट्स लोग सप्लाई कर सकते थे, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स हुआ, एग्रोकेमिकल्स हुआ, फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल्स हुए, सिमिलरली जैसे कंपोनेंट्स हुआ ऑटो पार्ट्स या ऑटोमोबाइल डायरेक्टली, तो वो जितने भी थे उन्होंने वो कंट्रीज़ में एक्टिवेट करना शुरू किया। लेकिन देखिए बाकी चाइना की जो कैपेसिटी थी किसी चीज़ को भी बनाने की, वो इस हद तक बढ़ी हुई है कि वो आप मैच नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह। तो अभी तक जो भी चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से दुनिया भर के बिजनेसेस ने करीब 2 से 3 महीने का सप्लाईज एडवांस में लेके रखा हुआ था, वो सप्लाईज फरवरी के एंड में ज़्यादा से ज़्यादा स्लो डाउन की वजह से और डिमांड स्लो डाउन की वजह से मिड मार्च तक ख़त्म हो रहा है। तो उस वजह से जितने भी चाइना डिपेंडेंट बिजनेसेस हैं या जो भी चाइना की सप्लाई चेन से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उनका डिसरप्शन होना ही होना है। और उस वजह से, उस डिसरप्शन की वजह से दुनिया की इकोनॉमी में, क्योंकि ये बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, आप कंपनीज के ऊपर पैसा लगाते हैं। अगर उन कंपनीज में ही बिजनेस ठप पड़ जाएगा या कंपनीज में बिजनेस नहीं होगा या वो लॉसेज में चली जाएंगी, तो वो रिएक्शन था इन्वेस्टर का कि भाई हम पैसा निकाल लें जिससे कि इससे पहले कि कंपनी डूबे या कंपनी स्लो डाउन में जाए या कंपनी में नुकसान हो, हम अपना पैसा निकाल लें जितना निकाल सकते हैं। तो अभी जो कोरोना वायरस का ग्लोबल इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर, अभी तक पूरी तरह उसका इफेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। अच्छा। तो इस वजह से नीजक रिएक्शन था, लेकिन काफ़ी हद तक जायज़ था,
क्योंकि अभी देखिए ओलंपिक्स पर भी एक सवाल उठ रहा है कि मई में वो डिसीजन लेना है ओलंपिक कमेटी को कि भाई ओलंपिक्स आप कर पाएंगे जापान में कि नहीं कर पाएंगे टोक्यो में। आफ्टर ऑल टोक्यो में और जापान में नेबरिंग कंट्री है, तो उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। सिंगापुर में जैसे लॉकडाउन किया है, हांगकांग में लोगों ने लॉकडाउन किया है, तो हर तरह से बिजनेस इससे अफेक्ट होगा। और इस वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स ने उसका रिएक्शन में उनका रिएक्शन आपको नज़र आया। और भारत में भी इसी तरह के बिजनेसेस में जो हम दुनिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं जो अफेक्ट होंगे, मान लीजिए कोई यूएस से हम इंपोर्ट करते हैं और वो कंपनी वहाँ अफेक्ट होगी तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इसी तरह से जो बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, ये इसका रिएक्शन था भारत में भी और दुनिया भर के और देशों में भी। यानी चाइना एक टनल की तरह काम कर रहा था, चैनल की तरह काम कर रहा था, जहाँ से सारा सामान आना जाना है, बिल्कुल, और वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब सर, कोरोना वायरस की जो पूरी कंडीशन है वो रुक तो नहीं रही है, बढ़ ही रही है। मतलब एक रिपोर्ट और है, वो ये है कि जो लोगों को फ्री कर दिया गया था कोरोना वायरस से, उनमें से 14% लोगों में फिर से रिकर किया, वो फिर से अफेक्ट हो गए। देखिए तो ये बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, रिलैप्स जो है, कोरोना का रिलैप्स जो है चाइना में भी बहुत बड़ा स्केयर है। और ये जो कल और परसों जो आपने नंबर्स देखे, वो रिलैप्स का ही फियर था, और रिलैप्स हुए भी हैं केसेस चाइना में। तो ऐसे भी हैं कैरियर्स जो हैं कोरोना वायरस के, जो खुद अफेक्ट नहीं होते लेकिन आपको अफेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं लेकिन खुद इन्फेक्ट नहीं होते। तो ऐसे भी कैरियर चाइना में हैं और घूम रहे हैं, और दसियों हज़ार की तादाद में घूम रहे हैं। तो ये देखिए, वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी तरह दुनिया में कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल दुनिया में सब लोग इधर से उधर जाते हैं। और जो चाइना ने एक गलती की और जिसका दुनिया पूरी खामियाजा भुगत रही है, वो ये कि उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह नहीं किया एक टाइम पर जब उनको पता था कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो गया। तो जो चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पर भी कुछ लोग उस पूरे एरिया से पूरे चाइना में और दुनिया भर के देशों में जा चुके थे। और उनका जो स्प्रेड वायरस होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जैसे इटली में हुआ है, वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोल्ड कंट्रीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा स्प्रेड जो होता है 4 से 6 डिग्री से कम टेम्परेचर में जहाँ भी होगा। इसी वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि भारत में कम से कम समर्स जैसे अब शुरू हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वायरस म्यूटेट करता है तो स्ट्रेन डेवलप होता है, मान लीजिए, तो जैसे वायरसेस म्यूटेट करते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। साइंस, ये देखिए, साइंस भी अपने आप में एकदम सक्षम नहीं है इसको पूरी तरह से समझने में या पूरी तरह से इसका तोड़ निकालने में। तो ये अभी भी एक तरह से अप इन दी एयर सिचुएशन है, एकदम वॉलेटाइल सिचुएशन है, और उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं दुनिया में, भारत में, बाकी जगहों पर। दूसरा सवाल ये है सर इसमें कि जैसे अब हम कहें कि कोरोना वायरस लाखों करोड़ रुपए खा गया, अभी तो कंडीशन और भी खराब हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से जो मैं आपको बता रहा था, जो स्टॉक्स थे कंपनीज के, वो खप गए, वो खप रहे हैं पूरी तरह से, ज़्यादातर जगह पर ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, आप दुनिया भर में कहीं भी जो आप इन्वेंट्री स्टॉक करते हैं, वो 3 महीना तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है। 3 महीने की इन्वेंट्री का जो उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, जो लगती नहीं है, नज़र आ रही कि होने वाली है, तो मुझे लगता है कि फरवरी के एंड, कल आपका आखिरी दिन है फरवरी का, एक आध हफ्ता और मार्च का मान लीजिए, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक्स और किसी के पास भी रहेंगे। स्लो डाउन के बावजूद, कम डिमांड के बावजूद, मेरे ख्याल से जो भी स्टॉक किया होगा किसी ने, वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि ये स्टॉक्स नवंबर से शुरू होते आने। तो जो हमारे जैसे सप्लायर्स हैं कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के, स्पेशली कूलिंग प्रोडक्ट्स के, जैसे एयर कंडीशनर्स हुआ, उनके कंप्रेसर्स मंगाते थे तो वो कंप्रेसर्स आखिर आप कितने मंगा सकते हैं? तो वो जो हमारी तो जो समर्स है साउथ इंडिया में, तो जनवरी एंड में, फरवरी से शुरू हो चुकी है। ऐसे ही दुनिया भर में जो सप्लाईज थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है।
और अगर सप्लाईज चाइना से शुरू नहीं होगी, जो कि अभी उम्मीद नज़र आ नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि मार्च में काफ़ी मुश्किल नज़र आने वाली है दुनिया की इकोनॉमी में। और इस वजह से ये कई तरह के एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं। $1 ट्रिलियन का इफेक्ट तक इकोनॉमी में हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। सिर्फ और मार्केट की अगर देखें सर, आम आदमी के जीवन में चीजें महंगी हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी, क्योंकि अगर आपकी सप्लाईज कम होंगी तो वो डिमांड की जितनी भी, अगर डोमेस्टिक कंपनीज खुद बना नहीं सकती और कोई कंट्रीज वो प्रोडक्ट सप्लाई कर नहीं सकती उस मात्रा में हाँ। तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड है वो और प्राइस बढ़ेगी और इस तरह के प्रोडक्ट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। स्पेशली फार्मा प्रोडक्ट्स में सरकार, देखिए जो हमारा रेगुलेटर है, ड्रग रेगुलेटर इंडिया में, उन्होंने तो ये तक कहा है कि फार्मा कंपनीज़ को ऑफ़र दिया है कि आप बताइए, हम आपका एयरलिफ्ट कर देते हैं चाइना से जो रॉ मटेरियल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एयरलिफ्ट कराना भी चाहेंगे कि नहीं कराना चाहेंगे। कंपनीज रिस्क लेना चाहेगी ऐसे प्रोडक्ट्स का, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बहुत सिंपल जवाब नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन स्ट्रक्चर होते हैं पूरी दुनिया में। आप चाइना से एक रॉ मटेरियल आता है, वो हैदराबाद आता है, हैदराबाद में उसका एक प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद मान लीजिए वो पूरा प्रोडक्ट या पूरा असेंबली कहीं और जाती है। मान लीजिए कि वो यूरोप में किसी जगह पर जाती है, वहाँ असेंबल होती है, पूरे यूरोप में उसका प्रोडक्ट बिकता है। तो ऐसी चीज़ें सप्लाई चेन्स जो होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में, स्पेशली एग्रोकेमिकल्स में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन्स हैं और उनका बहुत सिंपल आंसर नहीं है। और उनके इमीडिएट सब्स्टिट्यूशन जो होता है सप्लाई चेन का, नए प्रोडक्ट कहीं और से आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह ना तो उतनी कैपेसिटी होती है और ना ही उतना उसका मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाने का पॉसिबल होता है उन कंट्रीज़ के लिए। सेंसेक्स पे बात हो गई। अगली खबर जीडीपी, दोनों ही आज की लाइमलाइट हैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स की। अगर हेडलाइंस की बात करें, 4.7। देखिए सिद्धांत, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 4.7 जो आपको बढ़ी हुई लग रही है वो एक्चुअली घटी हुई है। अब मैं ये बोलूँगा तो आपको लगेगा कि ये क्या मजाक हो रहा है, लेकिन अगर आप देखिए जो इकोनॉमिक डिसेलरेशन है हमारा 4.7, जो पिछले सरकार, मैं बहुत सिंपली आपको बताना चाहूँ तो ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा पहले क्वार्टर में सरकार ने डिक्लेयर किया 5, अब उसको 5.6 कर दिया, रिवाइज किया, ठीक है। दूसरे क्वार्टर में सरकार ने डिक्लेयर किया 4.5, अब उसको रिवाइज करके 5.1 कर दिया। तो 5.6, 5.1, तो 4.7, तो अभी भी हम डिसेलरेशन हो रहा है। तो अभी भी स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन अगर आप देखिए कि पिछले क्वार्टर में पहले जो सरकार ने डिक्लेयर किया था 4.5, उसकी तरह से हमको 4.7 बहुत अच्छा नजर आता है। डेफिनेटली अच्छा होता अगर पिछला क्वार्टर रिवाइज नहीं किया होता। तो अगर आप मोड देखिए, आप नंबर्स देखिए, तो अभी भी डिसेलरेशन चालू है। इस क्वार्टर में शायद मेरे ख्याल से इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर को मिला के मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो जानी चाहिए। लेकिन जो जनवरी मार्च का जो भी क्वार्टर है वो ऐसा ही जाएगा, वो मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जो सरकार ने पूरे साल का जीडीपी का एवरेज निकाला है वो 5% निकाला है इसे। तो आप एक क्वार्टर में 5.6 कर चुके हैं, एक क्वार्टर में 5.1 कर चुके हैं, 0.7 का आपको ऑलरेडी बढ़ोतरी हो चुकी है, उसमें से 0.3 आपने थर्ड क्वार्टर में ले लिया, 4.7 और 5 का डिफरेंस। तो अभी भी आप लास्ट क्वार्टर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 4.6 या 4.5, इसीलिए आपने पूरे साल का एवरेज 5 का निकाला है। तो लास्ट क्वार्टर में सरकार, मुझे लगता है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जीडीपी की ग्रोथ 4.6 होनी चाहिए, तभी आपका एवरेज पूरे साल का 5 बन सकता है। तो अभी हम इकोनॉमी जो है डिसेलरेशन, स्लो डाउन, बॉटम आउट किसी भी तरह से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 5.6, 5.1 और 4.7 अभी भी गिर ही रही है। अच्छा, 5 के नीचे जब जीडीपी चली जाती है, मैंने कई जगह पढ़ा था, कई लोगों से बातचीत भी हुई थी, लोग बताते हैं कि जब जीडीपी 5 के नीचे चली गई तो उसको वापस बाहर निकाल लाना बहुत ही मुश्किल है।
देखिए ये सवाल हम लोग काफ़ी इकोनॉमिस्ट बहुत टाइम से उठा रहे हैं। अच्छा। और हम लोग इंडिया टुडे ग्रुप में हम लोग आप समझिए जनवरी 2019 से ये एग्जैक्टली यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपने इस जीडीपी को उस वक्त जब फरवरी में पीयूष गोयल जी का बजट आया था, जो उन्होंने बजट दिया था उससे पहले, इलेक्शन से पहले, हम उस वक्त बोल रहे थे कि इस वक्त आपको कुछ काम करना चाहिए, इसके ऊपर आपको कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। और हम उस वक्त भी बोल रहे थे कि अगर आपने अभी काम नहीं किया तो ये पूरा साल पूरा फिस्कल, और वैसा ही हुआ है। 19-20 का फिस्कल पूरी तरह से वॉश आउट था हमारे लिए। फिस्कल में कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है, इकोनॉमी में जॉब लॉसेस हुए हैं, कंपनीज बंद हुई हैं। तो ये काम जो है कंजम्पशन के ऊपर, डिमांड के ऊपर सरकार को काम पीयूष गोयल के बजट में करना चाहिए, लेकिन हमने पीयूष गोयल के बजट में नहीं किया, हमने निर्मला सीतारामन के पहले बजट में भी नहीं किया, हमने निर्मला सीतारामन के दूसरे बजट में भी नहीं किया, और हमने निर्मला सीतारामन के इस साल के बजट में भी नहीं किया। तो अब देखिए, ये सोचिए कि अगर हम इस सिचुएशन को उस वक्त टैकल कर चुके होते तो अभी बात ही अलग होती। अभी हम रिकवरी के मोड में होते, ये डिसेलरेशन के मोड में नहीं होते। ये बिल्कुल सही है कि अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए एक बहुत ही सिंपल है ये कि हमारे जो इकोनॉमी में 4 इंजन होते हैं ग्रोथ के, और उसमें से सिर्फ एक इंजन काम कर रहा है, वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। इस वक्त सिर्फ सरकार की एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे 2013 के मोड में फ्लैट है एकदम, 2013 से। दूसरा, हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो गिरता ही चला जा रहा है, वो है 8 ईयर लो। जो प्राइवेट कंजम्पशन था, तीसरा इंजन, वो उसकी वजह से आपने ये डिसेलरेशन देखा, ये स्लो डाउन देखा है। जो हम 8.1 8.2 पर थे, वो आज 4.7 हो चुका है, सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक बहुत क्लियर था काफ़ी इकोनॉमिस्ट को कि ये प्रॉब्लम प्राइवेट कंजम्पशन की है, डिमांड की प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, लेकिन हमारी सरकार का ये मानना था कि ये इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखिए, पीयूष गोयल के बजट को छोड़ दीजिए, निर्मला सीतारामन ने इंटरिम बजट, और वो जिस तरह से उन्होंने बजट पे काम किया, और इस बजट में भी उन्होंने ज़्यादातर कोशिश की कि ये इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करे। कॉर्पोरेट टैक्स कट का वही मकसद था, जो बैंक के कंसोलिडेशन का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, वही मकसद था। आपने इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी बढ़ाई, सिर्फ यही मकसद था। तो सरकार का ये मानना था कि ये प्रॉब्लम जो है इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू नहीं हो रही है, इसलिए है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपकी फैक्ट्री में आप 100 यूनिट बना सकते हैं, आपके सिर्फ 70 यूनिट बिक रहे हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते थे? ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। लेकिन ये उस वक्त सरकार के जो भी उनकी अंदर डिस्कशन हुए हो, उनके इकोनॉमिस्ट ने बताया हो, उनके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट साइकिल की प्रॉब्लम थी, हमारे हिसाब से ये कंजम्पशन और डिमांड की प्रॉब्लम थी। ये बहुत क्लियर था बाहर से। अगर आप बाहर से देखिए तो बहुत क्लियर था कि ये पिछले जो आप डिसेलरेशन देख रहे हैं, सिर्फ एक वजह से हो रहा है, वो प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से डिमांड गिर रही है। क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट का इंजन 2013 में ठप हो चुका था, आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इंजन 2012-13 में ठप हो चुका था, सिर्फ कंजम्पशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर चल रहा था। कंजम्पशन जैसे जैसे ड्रॉप होना शुरू हुआ, आप 8.2% से आप 4.7 पर आ गए। ये बहुत क्लियर था। लेकिन सरकार का अपना मानना था कि वो इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, हम बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट, पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। देखिए, ये चाइना नहीं है जो आप बोल सकें कि भाई पैसा लगाओ तो वो लगा देगा। हमारी पूरी इकोनॉमी डेमोक्रेटिक है, पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंट है हेवली। तो पब्लिक सेक्टर जब पैसा लगाती है अपना इन्वेस्टमेंट में, तो वो पहले देखेगी ना कि मैं जो बना सकता हूँ वो बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो मैं कैसे अपना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगा, लोन लूँगा, उस पर कैसे रीपे करूँगा अगर मेरा डिमांड ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट्स का। तो ये बहुत ही एक रॉन्ग डायग्नोसिस था इकोनॉमी का, जो मेरे ख्याल से जिसका खामियाजा हमने करीब पिछले 5 से 6 क्वार्टर तक भुगता है। मतलब सरकार मर्ज तो देख रही थी, इलाज नहीं निकाल पाई, गलत इंजेक्शन लगाती रही, गलत इंजेक्शन लगाया और उसमें ही गड़बड़ होता रहा। जी, 6 क्वार्टर तक जीडीपी का ये हाल होता रहता। अब सर, इसमें आम लोग जो हैं, आम जनता,
सेंसेक्स के गिरने से, जीडीपी के इस तरह से होने से उनके जेब पर, उनकी थाली पर, उनके जीवन पर वो कितना बदलेगा? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है, हमने उसको ऐसे पेश किया है कि उसका वो बहुत ही सक्सेसफुल मेजर है सरकार का, डेफिनेटली सक्सेसफुल है। उससे हमने कंट्रोल कर लिया है कुछ हद तक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बहुत बढ़ते जा रहे थे उसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसका जो कोलैटरल डैमेज है वो देखिए आप। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में 3,300 कंपनीज के करीब उसमें रेफ़र की गई हैं। उसमें से 970 कंपनी, अभी 2000 के करीब कंपनीज का अभी चल रहा है, उनका केसेस चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। 970 कंपनीज जो हैं बंद हो चुकी हैं, उसको क्लोज हो चुका है क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं था। उन 970 कंपनीज में अभी तक जो सरकार ने जो राइट ऑफ लिया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, जितनी कंपनीज हैं, 6.5 लाख करोड़ का राइट ऑफ लिया है बैंक्स ने। 6.5 लाख करोड़ ख़त्म हो चुका है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में। जो ये 970 कंपनीज हैं उसका एक बहुत रफ एस्टिमेट, जो सरकार का अपना एस्टिमेट है, वो ये है कि करीब 4,000 लोग एक कंपनी में काम करते थे। तो आप ये सोचिए, ये क्लोजर जो हुआ है 1000 कंपनीज का, 4,000 एम्प्लॉयज़ एवरेज, तो आप कितने जॉब लॉसेस हुए हैं। तो जो इसका कोलैटरल डैमेज है स्लो डाउन का, वो ऐसे डायरेक्टली नज़र नहीं आता है। वो आप सोसाइटी में देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम किया है। आप देख सकते हैं लोगों ने कैसे अपने भाई बंधुओं के जॉब लॉसेस को से डील करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे डिमांड कम होती गई है। डिमांड कम तब होती है जबकि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं कि भाई आप, मेरे पास 100 रुपये है, मैं इसका 10 रुपये का कुछ चीज़ खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप वो 10 रुपये स्पेंड नहीं करेंगे, आप उसको बैंक में रखेंगे। और इसी वजह से जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो सिर्फ सेफ हेवन्स की तरफ जा रहा है, जैसे कि गोल्ड। अगर गोल्ड का जब भी इकोनॉमी में कभी भी ट्रबल होता है, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, आप देखेंगे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। हाँ। और वही हो रहा है। और वो बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि जो इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि और किसी एसेट क्लास में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटर्न भी मिलेगा। इसलिए वो संतुष्ट है कि थोड़े रिटर्न में कम से कम पैसा तो नहीं डूबेगा। हाँ। गोल्ड में कभी पैसा डूबने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और एसेट क्लास में आज लगाइए, रियल एस्टेट में लगाइए, मार्केट्स में लगाइए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए, किसी भी एसेट क्लास में ही रहे हैं, किसी भी एसेट क्लास में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं कि आपका पैसा जो है वो सेफ भी रहेगा, सेफ रहे। इसलिए लोग सोना खरीद रहे हैं, तो इसलिए लोग सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा बाजार में नहीं लगा रहे हैं या रियल एस्टेट में जमीन खरीदने में नहीं लगा रहे हैं, सोने में। तो ये था हमारा स्पेशल वीकली सेक्शन। अर्थात कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये बातचीत, सेंसेक्स पर, जीडीपी पर, डिमांड और सप्लाई का जो पूरा तामझाम है दुनिया में, जिससे हमारा और आपका बहुत सारा पैसे का नुकसान हो रहा है, जीवन प्रभावित हो रहा है, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। सवाल पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में है राजीव दुबे, साथ दे रहे थे रूहानी और ऋषभ। देखते रहिए ललनटॉप.com। शुक्रिया।